नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। वर्तमान युग आधुनिक होता जा रहा है और जहां हर किसी के पास में अब दुनिया उसकी मुट्ठी में है। दुनिया मुट्ठी में है यानी कि स्मार्टफोन। स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आप यहां बैठ के न्यूयॉर्क में बात कर सकते हैं अभी इसी सेकंड। लेकिन इस स्मार्टफोन ने कई तरह के अपराधों को भी जन्म दिया है। आप जितना तेज चलेंगे उतनी रिस्क भी बढ़ जाएगी। लोग अपने अपने सवालों के जवाब से लेकर शॉपिंग ऑनलाइन करने तक इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से आप घर बैठकर बिना कुछ खाए अपना पेट भी भर सकते हैं। आप बगैर बैंक जाए लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी इसी सेकंड कर सकते हैं। पेमेंट का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं साइबर ठगी एक नया आधुनिक तरीका है जो अपराधियों के लिए कमाई का एक नया जरिया है। लोगों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ लोग हैं जो अपने मोबाइल फोन को सिर्फ यूट्यूब पर भजन सुनने, व्हाट्सएप पर लोगों से दुआ सलाम करने और कॉल अटेंड करने से ज्यादा नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को व्हाट्सएप और यूट्यूब और कॉल के अलावा साइबर क्राइम को लेकर भी जागरूक होना चाहिए। इस साइबर ने, इस कॉन्टेक्ट ने, इस मशीन ने आपको कई तरह के फ्रॉड के नजदीक भी लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके शिकार आमतौर पर अनजान लोग, मासूम लोग बनते रहते हैं। अपराधी उन्हीं फेक नंबर से कॉल करते हैं, झांसे में लेते हैं, ओटीपी भेजते हैं, बैंक खातों से रकम निकाल लेते हैं और किसी के भी साथ में कुछ भी हो सकता है। इससे बचने के लिए जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर साइबर अपराध के प्रति जागरूक रहें। तो छत्तीसगढ़ में एक नया अभियान चल रहा है रायपुर को बदलने के लिए, इसी साइबर अपराध को रोकने के लिए और साइबर जगत पर हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए। इन दिनों देश में साइबर ठगों का जाल बिछता जा रहा है और इस तरह के मामलों को बढ़ता देख छत्तीसगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी रायपुर में बीते 7 महीने में 790 से ज्यादा मामले ऑनलाइन ठगी फ्रॉड के सामने आए हैं। करोड़ों रुपए रकम ठगी की गई है। पुलिस ने अब तक 149 केस में अकाउंट को होल्ड किया है। 15,31,799 रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए। साइबर ठगी के मामलों में ज्यादातर अपराधी दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे देश में बैठकर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ज्यादातर मामलों में अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, न ही ठगी की रकम की रिकवरी हो पाती है। ऐसे में ठगी से बचने का उपाय है कि हम जागरूक रहें। किसी भी व्यक्ति से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओटीपी शेयर ना करें। किसी व्यक्ति के झांसे में आने से बचें। वहीं साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए सुनो रायपुर अभियान की शुरुआत की है, जिसे 15 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस अभियान में वीडियो मैसेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आम लोगों के बीच जाकर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि कैसे अपराधी लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और इनसे बचने के लिए हम कैसे होशियार रह सकते हैं। साइबर सेल की टीम और वॉलंटियर्स शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सिक्योरिटी के टिप्स दे रही है। वहीं साइबर एक्सपर्ट सोशल मीडिया के लाइव सेशन से जुड़कर साइबर क्राइम और बचने के तरीके समझा रहे हैं। सुनो रायपुर की टीम 6 दिनों से लगातार राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। रायपुर पुलिस के अभियान से फिल्म अभिनेता सोनू सूद भी जुड़ चुके हैं। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने इस अभियान की सराहना कर अभियान में लोगों को जुड़ने की अपील की है। इससे पहले कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट आकर्षी कश्यप और पर्वतारोही चित्रसेन साहू भी अभियान से जुड़े। सुनो रायपुर अभियान के तहत पुलिस अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों तक सीधे तौर पर पहुंच चुकी है। हम लोग देखते हैं कि साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मासूम लोगों को ठगा जाता है। बहुत तरीके से जितने साइबर क्राइम लोग करते हैं उससे बहुत जनता जो है उसकी शिकार हो रही है। और उसकी अवेयरनेस के लिए जो सुनो रायपुर का जो अभियान है, जो मुहिम है, बहुत ही उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी कमाल की मुहिम की है। और जितने लोग अगर इसका शिकार हुए हैं तो प्लीज दूसरे लोगों को उसके बारे में जागरूक कीजिए और 1930 पर
डायल कीजिए अगर आपको कुछ ऐसे केसेस के बारे में पता चलता है। इस दौरान हम लोग बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो लगातार 1 सप्ताह तक चलेगा। लोगों को बताया जाएगा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इसके लिए हमने लगभग पूरे शहर में 400 वॉलंटियर्स भी तैयार किए हैं, जो पुलिस के साथ जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। साथ ही रायपुर पुलिस ने इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए कई वीडियो संदेश भी जारी किए हैं। इसके अलावा एक रैप सॉन्ग भी तैयार किया गया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने समझ लिया, ये है रायपुर के लिए एक नया अभियान, और इस अभियान को लेकर जो सुनो रायपुर अभियान है, उसके चलते रायपुर में सिक्योरिटी थ्रेट जो है मोबाइल को लेकर और तमाम साइबर क्राइम को लेकर, उसे लेकर अब पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। और आइए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ चर्चा के मेहमान रायपुर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ में रायपुर में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल साहब हैं, एएसपी क्राइम ब्रांच अभिषेक महेश्वरी, और हमारे छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में। तो संजय जी, रायपुर में पुलिस ने ये जो सुनो रायपुर अभियान चलाया हुआ है, आपके साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, ये क्या पहल है, इसका जो आइडिया है ये कहां से आया है, और इसमें क्या कुछ होने वाला है, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपके समक्ष हैं जो बताएंगे इसकी डिटेल क्या है सुनो रायपुर की। देखिए, बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है, कहा जा सकता है कि अपने आप में ये बिल्कुल यूनिक एक ऐसा कार्यक्रम है। अभी तक हमने तमाम पुलिस के अभियान देखे हैं, अलग अलग तरीके के अभियान देखे हैं, लेकिन साइबर क्राइम से निपटने के लिए जो पूरा तरीका अपनाया जा रहा है, जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो अपने आप में यूनिक है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, मोहल्ले मोहल्ले तक पुलिस पहुंच रही है, वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं। तो हमारे साथ चूंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, एसएसपी साहब हैं प्रशांत अग्रवाल जी, वो जुड़े हुए हैं। तो एसएसपी साहब, अग्रवाल साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आखिर ये जो सुनो रायपुर अभियान है, ये कैसा अभियान है, और साइबर क्राइम को रोकने में ये कितना सफल हो रहा है। लेकिन अभियान पहले क्या है, लोग जाने आपके माध्यम से। इंटरनेट और स्मार्टफोन का उपयोग जैसे जैसे बढ़ा है, डिजिटल पेमेंट्स और सोशल मीडिया में का उपयोग भी काफ़ी बढ़ा है। और पिछले 2 साल की बात करें तो कोविड का समय था, जिस समय ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन खरीदी बिक्री, क्यूआर कोड का उपयोग, ये सब भी काफ़ी बढ़ा है। और इसकी वजह से कई ऐसे लोग जो लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, वो भी सोशल मीडिया पे और ऐसे पेमेंट गेटवेज का उपयोग करने लगे हैं। तो इसके साथ ही साइबर क्रिमिनल्स को भी नए नए अवसर मिलने लगे साइबर फ्रॉड करने के। आपकी जरा सी लापरवाही, आपकी अवेयरनेस में जरा सी कमी बड़ी आसानी से साइबर क्रिमिनल को मौका दे देती है आपको नुकसान पहुंचाने का। और हमारा ये अभियान उसी दिशा में है कि हम लोगों को जागरूक बनाएं, लोगों को अवेयर करें कि किस तरीके से थोड़ी सी सावधानी बरत करके, थोड़ा सा अलर्ट रह करके बचा जा सकता है। इस अभियान का नाम हमने दिया है सुनो रायपुर, और इसके तहत हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग रायपुर के, शहर के, ज़िले के हर एक लोगों तक पहुँचे, अलग अलग तबकों तक पहुँचे, अलग अलग एज ग्रुप्स तक पहुँचे, क्योंकि हर एक एज ग्रुप, हर एक टारगेट ग्रुप अलग अलग तरीके से साइबर क्रिमिनल का, साइबर क्राइम का शिकार होता है। इसके लिए हम लोगों ने सोसाइटीज़ में जाकर के भी छोटी छोटी साइबर चौपाल लगाई, कॉलेजेस में जाके कार्यक्रम किए, हाई स्कूल्स में जाके कार्यक्रम किए, पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में, वहाँ पर भी जाकर के लोगों को जागरूक किया। बहुत सारे पैम्पलेट्स हमने लोगों को शेयर किए। इसके अलावा कुछ हमने शॉर्ट मूवीज़ भी बनाई, जिसके माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस का संदेश दे सके। तो हर तरीके से हमने कोशिश करी कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं। हमारा साथ पुलिस टीम के अलावा शहर के 400 वॉलंटियर्स भी इसमें हमारे साथ हुए हैं, जिनको हम लोगों ने थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, जिसके साथ वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ठीक है सर। अभिषेक महेश्वरी जी हमारे साथ हैं और आप एएसपी क्राइम ब्रांच हैं। महेश्वरी साहब, ये साइबर क्राइम जो अभी हो रहा है, इसमें साइबर फ्रॉड जो है वो अभी कोई नया ट्रेंड चला है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर चीज का एक ट्रेंड होता है। हमने साइबर ठगी देखी है,
हमने लोगों को साइबर थ्रेट्स देखे हैं। तो दर्शकों को आप एडुकेट करें अभिषेक महेश्वरी जी कि अभी ये ट्रेंड चेंज कैसे हुआ है और क्या कुछ नए साइबर फ्रॉड हैं जो अभी आप लोगों की नॉलेज में आ रहे हैं, जिस पर आप प्रतिबंध लगाने के लिए स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। पहले जो साइबर फ्रॉड होता था, बेसिकली उसमें जो साइबर फ्रॉड करने वाला है वो फोन करके आपसे आपके एटीएम कार्ड का नंबर पूछता था, वो आपसे आपका ओटीपी पूछता था। धीरे धीरे लोग इस चीज के लिए अवेयर होने लगे और वो एटीएम कार्ड का नंबर, ओटीपी जो अपना है वो देना बंद कर दिए। तो साइबर क्रिमिनल्स ने नया तरीका निकाल लिया है साइबर फ्रॉड करने का। आजकल वो आपको लिंक भेजते हैं, जिसे हम लोग लिंक फ्रॉड भी कहते हैं। वो लिंक के माध्यम से आपके खातों से पैसे निकाल लेते हैं। वो OLX से फ्रॉड करने लगे हैं। वो आजकल वीडियो कॉल करके फ्रॉड करने लगे हैं। इसके अलावा वो आर्मी मैन बन के भी फ्रॉड करने लगे हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स ने जो है वो साइबर फ्रॉड करने का ट्रेंड बदल दिया है और नए नए तरीके से वो आजकल साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है महेश्वरी जी? ये जैसे आपने कहा कि अभी पहले जो ट्रेंड था, अभी लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं, लेकिन आमतौर पर हम किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो, इसके लिए कोई वन लिंक ऑप्शन है जनता को बताने के लिए? बेसिकली यदि आप लालच में नहीं पड़ेंगे तो आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कॉल करके आपसे आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगता है जो आपको किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, यदि आप वो शेयर नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टेट भी होते हैं क्या सर, जिन राज्यों से ज्यादातर साइबर फ्रॉड की घटनाएं होती हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कुछ विशेष राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा कुछ है क्या? बेसिकली 3-4 स्टेट्स हैं ऐसे। राजस्थान है, जहाँ का जो मेवात और नू का इलाका है, वहाँ से जो फ्रॉड होता है बेसिकली हम उसको सेक्सटॉर्शन कहते हैं। इसके अलावा झारखंड का देवघर जामताड़ा इलाका है, जहाँ से लिंक फ्रॉड, एटीएम वाले फ्रॉड होते हैं। इसके अलावा जो लॉटरी लगाने के नाम पर फ्रॉड होते हैं, बेसिकली वो KBC के नाम पे मैसेज आ रहे हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं। इसके अलावा यदि नौकरी लगाने के नाम पर या फिर इंश्योरेंस जो फ्रॉड हो रहे हैं, बेसिकली दिल्ली और नोएडा इलाकों से होते हैं। ठीक है, संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय उपाध्याय जी। संजय, आपके पास भी सवाल है अभी SSP साहब के लिए। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो बैठे हैं, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनसे कुछ और उपाय ठगी से बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए। एक बात देखिए अक्षय, एक बात हमेशा सुनने में आती है कि जिस तरीके से कि मोबाइल हैक हो गया, अकाउंट हैक कर लिया गया या फिर सिस्टम हैक कर लिया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं। फेसबुक प्रोफाइल होता है जिस पर लोग ज्यादातर एक्टिव होते हैं। तो ये जो है SSP साहब से मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो तरीके होते हैं कि मोबाइल हैक हो गया या फिर जो भी गैजेट है वो अगर हैक हो रहा है, तो क्या ये सच है कि ये हैक होता है और हैक होने के वक्त क्या ये खतरे बने रहते हैं कि उसके अकाउंट से पैसे निकल जाएं, और बचने के क्या उपाय हो सकते हैं SSP साहब? जी बिल्कुल। अभी जो फ्रॉड होते हैं जिसमें हैक होने की बात आती है, वो हैक आपकी मदद लेकर के ही, विक्टिम की मदद लेकर के ही जो क्रिमिनल है वो हैक करता है। वो आपको कुछ लिंक भेजेगा और आपको किसी न किसी बहाने ल्योर करेगा या डराएगा। ल्योर करेगा मतलब आपको कुछ अच्छा ऑफर देगा, आपके लॉटरी लगने की बात करेगा, या आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी उसकी जानकारी दे के आपको बताएगा कि आपने आज सुबह 20,000 की शॉपिंग करी है और आप हमारे लकी कस्टमर हैं, आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपको प्राइज़ मिलेगा। और चूंकि आपने शॉपिंग की होती है, आपको लगता है कि शायद ये ऑथेंटिक कॉल है, जबकि वो भी ऑथेंटिक कॉल नहीं होता। आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी इजीली डेटा वेंडर्स के माध्यम से क्रिमिनल्स तक पहुंच जाती है। तो वो कोई आपको लिंक भेजेगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करने से कुछ फॉर्म आते हैं जिसमें वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है, और आप उसमें अगर इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो उसमें ठगी होने का चांसेस रहता है। उसके अलावा कुछ केसेस होते हैं जिसमें जो फ्रॉडस्टर है वो आपको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने बोलता है, तो आप वो ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो वो ऐप मोस्टली रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि एनीडेस्क क्विक सपोर्ट या टीम व्यूअर, इस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं जिसको अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका फ़ोन हूबहू क्रिमिनल को दिखने लगता है। तो ऐसे विक्टिम जब आके रिपोर्ट करते हैं वो ये बोलते हैं साहब हमने तो कोई OTP नहीं दिया, तो अभी उसको OTP मांगने की क्रिमिनल को आवश्यकता ही नहीं होती, आपका फ़ोन पूरा का पूरा वो देख रहा होता है। तो ऐसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। बेसिकली सारे फ्रॉड्स में एक बेसिक है जिसको अगर फॉलो करें तो बचा जा सकता है कि यदि कोई अनजान नंबर कोई आपको ल्योर करे या आपको डराए कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपकी बिजली कट जाएगी, आपका बिल पेंडिंग है,
सामने से यदि कोई कॉल आता है तो उस पर आप थोड़ा सा डाउट करें, आप सस्पिशन की नज़रों से देखें, आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो वेट करें, तुरंत रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे तो हो सकता है आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है। जी अभिषेक महेश्वरी जी, कुछ और और प्रोफाइल है एसएचओ साहब जो फेसबुक। जी जी संजय बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था एसएचओ साहब से, जो कि बात चल रही है और बहुत से ऐसे लिंक आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मेरी अग्रवाल साहब से चर्चा हो रही थी ऑफिस में बैठकर कि जो लिंक आते हैं क्या उसको टच करने से, खोल देने से ही वो खतरा पैदा हो जाता है, या फिर उसके भीतर और भी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो करने से होता है? और दूसरी चीज की फेसबुक जो प्रोफाइल है वो कैसे सुरक्षित रखें? क्योंकि कई बार ये भी देखने को आता है बहुत से ऐसे ऐप हैं जो कि सुविधा के लिए हैं, जो कि फोन नंबर आप ट्रेस कर लेते हैं, बताते हैं किसका फोन आ रहा है। क्या इस तरीके के ऐप भी खतरे हैं? नहीं, आप जिन ऐप की बात कर रहे हैं नंबर देखने के लिए, वो ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन जब आप फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ऐप वाली कंपनी है उसके पास जाती है। वो ऐप वाली कंपनी यदि ट्रस्टेड कंपनी है तो मोस्टली आपका डेटा का मिसयूज़ होने की गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन फेसबुक की जो बात करें, फेक प्रोफाइल की बात आपने की, तो फेसबुक प्रोफाइल फेक बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने फेसबुक पे शेयर करी हुई है जो पब्लिक है, तो उसको देख करके सिमिलर प्रोफाइल जो क्रिमिनल है जनरेट कर लेता है वो, और आपके उनके फ्रेंड से वो कांटेक्ट करता है किसी न किसी माध्यम से, फिर उनसे पैसे मांगता है या उनसे कुछ बातें करता है। तो इस तरीके से फेक आईडी भी बन जाती है, और वो तब बनती है जब आपकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है। तो आपको अपनी प्रोफाइल लॉक रखनी चाहिए और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिक में डालनी चाहिए। डॉक्टर, मैं ये अभिषेक महेश्वरी जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि इंस्टेंट लोन करके आजकल हर जगह जो है एक नए तरह का मैसेज जो है वो टेक्स्ट मैसेज में आएगा, कभी साइबर इस पर जो है आपके व्हाट्सएप पर कुछ लोग हैं जो आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं या आपको लिंक सेंड करते हैं, कुछ लॉटरी को लेकर मैसेजेस भेजे जाते हैं। तो इस तरह का जो क्राइम हो रहा है व्हाट्सएप पर, अभिषेक महेश्वरी जी, इस तरह के क्राइम पर रोक लगाने के लिए क्या सरकारें ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए किसी तरह के रडार्स हैं? बेसिकली प्ले स्टोर पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो कि इंस्टेंट लोन देने की बात करते हैं। तो ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो सबसे पहले प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशन को जो है रजिस्टर्ड कराते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 10,000, 20,000 या 50,000 रुपये लोन की जरूरत है, उनके पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि आप इस लिंक को क्लिक करके इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति वो एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, उसको अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करनी होती है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है उसको वो लोन सैंक्शन हो जाता है, और लोन सैंक्शन करते समय अराउंड 33% अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं। और ऐसे लोन बेसिकली 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे के लिए दिए जाते हैं। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपका पूरा कॉन्टैक्ट जो है वो सामने एप्लीकेशन में सेव हो जाता है। तो 72 घंटे बाद लोन देने वाली कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करती है कि आपने जो लोन लिया था आप उसको रीपे करिए, और वो नॉर्मली जो अमाउंट सैंक्शन करते हैं उससे डबल अमाउंट का डिमांड करते हैं। यदि आप पैसा वापस नहीं लौटाते हैं तो वो आपके कांटेक्ट पे जितने भी लोग हैं उनको मैसेज करने की बात करते हैं। एक तरह से डराते धमकाते हैं कि यदि आप पैसा नहीं देंगे तो आपके जो जितने भी कांटेक्ट के लोग हैं उनको हम बताएंगे कि आपने लोन लेके पैसा नहीं लौटाया है। तो हम लोग इसको इंस्टेंट लोन फ्रॉड बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी एप्लीकेशन है, कभी इनके खिलाफ जब शिकायत आती है तो हम लोग इसको बैन करने के लिए मेल भी करते हैं, और इसकी जानकारी पोर्टल के माध्यम से जो मॉनिटरिंग करने वाली यूनिट है उस तक भेजते हैं। और इसमें व्हाट्सएप में आपने देखा होगा अक्सर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हमने भी कई बार खबरें पढ़ी हैं कि किसी प्रशासनिक अधिकारी से किसी उच्च स्तर के अधिकारी की व्हाट्सएप डीपी लगाकर कुछ ऑर्डर्स दिलवा लिए हैं या किसी तरह की ठगी की गई है। शायद आपने भी उद्योगपतियों को थ्रेड के लिए, बड़े उद्योगपति हैं, लाके किसी नेता, मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी की डीपी लगाकर कुछ किसी तरह की डिमांड की गई है। इस तरह के कुछ अपराध आप लोगों के संज्ञान में आए हैं अभी तक? उनसे कैसे बचा जाए? पिछले 1 महीने में ऐसे 5-6 कंप्लेंट्स हम लोगों को साइबर सेल में मिले थे, जिसपे किसी रिनोन पर्सन या किसी पॉलिटिशियन या किसी बिजनेसमैन की प्रोफाइल पिक्चर व्हाट्सएप डीपी पर लगाकर उनके एम्प्लॉय को मैसेज करके पैसे की डिमांड की गई। इसमें जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है
वो व्हाट्सएप पर उस व्यक्ति की फोटो लगाता है और उसके नीचे के जितने भी एम्प्लॉय हो उनको मैसेज करता है कि मैं किसी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप अमेजन गिफ्ट कार्ड से या फिर पेटीएम के थ्रू जो है मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। और सामने वाला व्यक्ति केवल प्रोफाइल पिक्चर को देख कर ही वो भरोसा कर लेता है कि जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो उसके परिचित या उसके बॉस ही हैं और वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। ऐसा एक केस हम लोगों ने पंडरी थाने में भी रजिस्टर्ड किया था, लगभग 6 लाख रुपए उस एम्प्लॉई ने ट्रांसफर कर दिया था। और इस तरह का जो भी फ्रॉड हो रहा है वो बेसिकली साउथ इंडिया से हो रहा है और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार भी किया है। ठीक है, संजय जी के पास कुछ और सवाल हैं एसएसपी साहब के लिए? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एसपी साहब से, क्योंकि देखिए आजकल एक जो बड़ी एक चीज देखने में आ रही है और कई बार लोग तो अक्सर लोक लाज की वजह से नहीं बताते कि उनके साथ ऐसा हो गया है, जो न्यूड वीडियो कॉल जो फ्रॉड हो रहा है आजकल। और लोग क्या होता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा ना धूमिल हो जाए, लोक लाज का भय होता है, इसलिए ऐसे विषयों को किसी से साझा नहीं करते हैं, जिसकी शिकायत नहीं करते हैं। तो वही एसएसपी साहब से मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये स्थिति किसी के साथ निर्मित हो रही हो तो वो क्या करे, मतलब उसे कौन से कदम पहले उठाने चाहिए ताकि वो बच सके, ब्लैकमेलिंग से बच सके? तो मेरे ख्याल से इस पे एक और चीज ऐड ऑन करना होगा प्रशांत जी, एक और चीज सबसे पहले जो संजय साहब मिस कर रहे हैं, पहली चीज तो ये कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है, सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार है, या ये हैकिंग होती कैसे है? क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट्सएप का एग्जाम्पल लें तो इनक्योर्ड मैसेज होते हैं, सिक्योर मैसेजिंग होती है, कंपनी गारंटी भी लेती है, लेकिन ये लीक होता कैसे है? इस पर भी प्रकाश डालें सर। इसमें क्या जो जिस तरीके का फ्रॉड कॉमन है उसमें कंपनी की कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं होती है और इसमें मोस्टली विक्टिम की ही गलती निकलती है। वो कोई मैसेज भेज रहा है किसी और के नाम से डीपी लगा करके, तो उसमें आप व्हाट्सएप की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है कि नंबर भी अलग है, तो उसमें कहीं ना कहीं विक्टिम को ही देखना था कि वो उस बात पे भरोसा ना करे, खुद से क्रॉस चेक कर ले। तो उस पर लीकेज की ऐसा डायरेक्ट कोई बात नहीं है। और इंटरनेट चूंकि ऐसा भी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट का मैटर है, पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है और कोई एप्लीकेशन अमेरिका से, चाइना से अपलोड करके आसानी से आपको भेज सकता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा बंदिशें लगाना भी टेक्निकली फिजिबल नहीं होता। संजय जी ने जो सवाल वीडियो कॉल के बारे में पूछा था उसके बारे में बताना चाहूँगा। न्यूड वीडियो कॉल करके एक जो फ्रॉड हो रहा है उसमें बेसिकली आपको एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगा या फिर आपके फेसबुक मैसेंजर से वीडियो कॉल आएगा और जैसे ही आप वीडियो कॉल उठाते हैं सामने तरफ जो फ्रॉडस्टर होता है वो एक न्यूड वीडियो चला देता है, कोई अश्लील वीडियो चला देता है और 10-15 सेकंड तो विक्टिम को कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उन 10-15 सेकंड में जो एक तरीके से उसको वीडियो चैट कह सकते हैं, उस वीडियो चैट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके विक्टिम को ही भेजता है कि देखिए आप तो इनसे सेक्स चैट कर रहे थे, वीडियो चैट कर रहे थे, और उस 10-15 सेकंड के साथ 5-10 सेकंड क्लिप और वो फेक टाइप की ऐड कर देता है और विक्टिम को फिर ये कहता है कि मैं इस क्लिप को वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, आपके फेसबुक फ्रेंड्स को भेज दूंगा। जबकि इस पूरी प्रोसेस में विक्टिम ने कुछ किया नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डरता है क्योंकि वो लोगों को कहाँ तक समझाएगा कि उसने कोई सेक्स चैट नहीं की और ये जो आया था वो अचानक से आया था। और इसमें भी लोग काफ़ी लोग इसके शिकार बनते हैं और डर करके पैसा भी दे देते हैं। जैसे ही आप कुछ रकम ट्रांसफ़र करते हो क्रिमिनल के कहने पे, आपको वो ट्रैप में और फंसाता है। उसके बाद आपको यूट्यूब की तरफ से वीडियो कॉल एलिजिडली आता है कि हम यूट्यूब से बोल रहे हैं और आपका जो वीडियो अपलोड हुआ है इसको हटाना है तो आपको इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रैप में फंसते हो और कई बार लोग बहुत पैनिक में भी आ जाते हैं। तो ऐसे इसका बेसिक बचने का तरीका तो ये कि आप कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल ना उठाएं। कोई अज्ञात व्यक्ति अनजान नंबर से आपको वीडियो कॉल क्यों करेगा, तो आपको सीधे वीडियो कॉल नहीं उठाना चाहिए। और यदि ऐसा हो जाता है तो आप बिल्कुल पुलिस में रिपोर्ट करें, पुलिस विल सपोर्ट यू, और घबरा करके उसको पैसे जमा ना करें। पैसे आप जमा नहीं करेंगे तो वो कुछ खास नहीं कर पाएगा और आपने चूंकि कुछ किया भी नहीं है तो इसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक महेश्वरी जी, प्रशांत अग्रवाल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपको अभिषेक महेश्वरी जी, प्रशांत अग्रवाल जी, कि आप सुनो रायपुर अभियान जो चला रहे हैं साइबर थ्रेट और सिक्योरिटी के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, जनता को इससे बहुत मदद मिलेगी और इस तरह के अपराधों पर लगाम लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे देखा। और इसी के साथ इस पेशकश में बस इतना ही।